हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने नीट एग्जामिनेशन के लिए जबरदस्त तैयारी भी कर रहे होंगे। आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज लेके आ रहा हूं, चल रही है। आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 16 पर, जो है हीट एंड कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर। इसके पार्ट नंबर 3 पर हैं हम लोग, उसका भी डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं ये फुल सिलेबस कवर करता है बेटा, तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। और क्वेश्चंस लगा सकते हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं और फिजिक्स को आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपकी समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल आपके निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। इस वीडियो के पहले के पार्ट या पहले के चैप्टर्स को देखने के लिए मैं लिंक लगा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। जब भी आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो फिजिक्स आपको आसान नजर आती है या लगती है। इस वीडियो के अंत में मैं 3 क्वेश्चन चैलेंज भी दूंगा आपको, यानी जो मैंने आज पढ़ाया है उसी पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और अक्सर वो क्वेश्चंस क्या रहते हैं जो आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ जब में आ जाता है तो वो क्वेश्चन आप कर देते हैं, और कहीं ना हो तो दोबारा लेक्चर को रिफर कर सकते हैं उस पॉइंट पर जाकर कि भाई यहां पे क्या कंफ्यूजन मुझे हो गया। चलिए फटाफट हम लोग बात को आगे शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा चैप्टर 16 कैलोरीमेट्री हीट ट्रांसफर। स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के लिए, ना ये 12th के लिए है ना ये जेई के लिए, केवल आपके लिए बनाया गया वीडियो है। तो यहां पर आज बात करेंगे पार्ट 3 में हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, कंडक्शन ऑफ हीट इन कंडक्टिंग रॉड, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स विद डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज, पूरी बात समझेंगे। और कई बच्चों का कहना होता है सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाए, अगर मुझे आपको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो मिल जाएगा, अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां आपको कई ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो आपके नीट की जर्नी को आसान कर देंगे। तो आप उन मटेरियल को लेकर अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए कि जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, हमने ये देखा था कि जो हीट होता है वो हीट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल सही बात है। और इसका ट्रांसफर या चलने का तरीका क्या है, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। तो हीट हमेशा कैसे फ्लो होती है, एनर्जी है लेकिन ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। ये फ्लो किन किन तरीकों से हो सकता है इसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो देयर आर 3 वेज, ब्रॉडरली देयर आर 3 वेज जिससे हीट ट्रांसफर होती है या चलती है आगे। वो कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन पहले 2 जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, इनमें आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है, मीडियम इज नेसेसरी। और रेडिएशन में नो मीडियम रिक्वायर्ड। तो ये इसमें नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। आगे और भी बात करेंगे भाई ये रेडिएशन वाली कौन सी एनर्जी है जो सन से हमारे पास आती है, बीच में तो बहुत वैक्यूम पड़ता है। अच्छा, ये कंडक्शन और कन्वेक्शन क्या है, इसकी भी चर्चा भी आगे कर लेते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाए, फिर हम गहराई में जाएंगे। तो आगे लेके चलता हूं मैं आपको। यहां बात करते हैं पहले कंडक्शन की। देखिए कंडक्शन में क्या होता है कि मैं एग्जाम्पल दे दूं पहले तो आप पकड़ पाएंगे। जैसे आप लोहे की रॉड ले लें और उसका एक सिरा आग में रख दें, तो दूसरे सिरे को जैसे ही पकड़ते हैं तुरंत गर्म लगने लगता है और थोड़ी देर में छोड़ना पड़ जाता, नहीं हाथ जल जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, मान लीजिए यहां पर आग जल रही है, आपने एक रॉड ऐसे पकड़ ली और यहां आपने ऐसे इसको पकड़ लिया है। डायग्राम तो माशाअल्लाह मेरा, लेकिन आप समझ गए होंगे, ऐसे आप पकड़े हुए। तो क्या होता है, ये गर्म होने लगता है हिस्सा और थोड़ी ही देर में झट से गर्मी यहां तक पहुंच जाती है, यानी हीट ट्रांसफर हो जाती है। ये लोहे की रॉड में जो इस समय हो रहा है वो कंडक्शन है। बेसिकली क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल यहां के रहे ये अपनी ही जगह बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और बाजू वाले से या अगल बगल वाले मॉलिक्यूल से टकराते हैं। तो देयर आर ए मोर
नंबर ऑफ कोलिजन्स विथ हैवी एम्पलीट्यूड्स, विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड्स, जिसकी वजह से वो हीट ट्रांसफर करते जाते हैं और यही हीट आपको कहां पहुंच जाती है, सिरे पर। यहां ध्यान रखने की यह भी बात है कि ये जो मॉलिक्यूल यहां पर है ये खुद नहीं चलता है, इसका मीन, अगर ये उछल भी रहा है ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, तो इसकी मीन पोजीशन बदलती नहीं है। मीन पोजीशन वही रहती है, ऊपर नीचे या दाएं बाएं हिलना शुरू कर देता है तेजी से, वो चलकर नहीं जाता है, कन्वेक्शन में चल के जाएगा। यहां पर ये मॉलिक्यूल खुद चल के नहीं पहुंचा है, इसने टक्कर मार मार के दूसरे से सप्लाई कराई है हीट। तो ये जो मेथड होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स का एवरेज इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं चेंज होता, कोलिजन से हीट का ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। तो यहां पर यह भी वर्ड लिख देते हैं, देयर इज नो मास मूवमेंट ऑफ द मैटर। यही मतलब है, मास मूवमेंट मतलब मॉलिक्यूल आगे नहीं बढ़ रहा है, अपनी जगह खेल रहा है। तो नो मास मूवमेंट इन दिस मैटर, तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरी बात इसकी जो आती है कन्वेक्शन, यहां पर मास मूवमेंट होता है, लिखा है तो बढ़िया, नहीं तो देखिए लिखा है एक्चुअल मोशन ऑफ द मैटर, यहां पर एक्चुअल मोशन होता है। और पिछली वाली कहानी अक्सर आपको सॉलिड्स में देखने को मिलती है, ये लिखा है सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होती है, और ये जो कहानी है कन्वेक्शन आपको नॉर्मली लिक्विड्स में दिखेगी। कहां दिखेगी? मान लीजिए आपने चाय बनाने के लिए एक पैन रख दिया है आग के ऊपर, यहां पानी भरा हुआ है, तो पानी में आप देखते क्या है कि जैसे ही हीट पड़ती है, नीचे वाला मॉलिक्यूल टेम्परेचर ज्यादा है, वहां से गर्मी लेकर ऊपर चला आता है, वो मॉलिक्यूल चल देता है। ये मॉलिक्यूल यहां जो भाई साहब थे गर्मी पाए तो ये यहां इसके सरफेस तक चले आएंगे, पानी की टॉप लेयर तक। तो ये एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होने लगते हैं इसके अंदर। आपने खुद देखा चाय बनाते वक्त, आप देखते होंगे या बनते हुए चाय देखा होगा तो देखे होंगे नीचे से मॉलिक्यूल आना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी देर में बुलबुले हुलबुले बहुत कुछ दिखने लगता है आपको। तो इस तरीके से उससे पहले देखेंगे तो ऐसे ऐसे दिखते हैं बीच बीच में, वही मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का बंडल ऊपर आता है तो हम देख पाते हैं एक मॉलिक्यूल को, क्या देख पाएंगे? तो आप समझ पाए कि यहां एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर है, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। ये अक्सर आपको लिक्विड्स में देखने को मिलेगा। ये मेथड क्या है? कन्वेक्शन मेथड। अब तीसरा मेथड है जो आप और हम हमेशा ही जानते हैं, जिसे बोलते हैं रेडिएशन। इसको ट्रांसफर या चलने के लिए इस मेथड में आपको मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। सूरज से रोशनी, हीट आती है हम तक, और जो इंटरव्यूइंग मीडियम होता है, जिस मीडियम अगर पड़ भी गया, अगर वैक्यूम में तो भी कोई दिक्कत नहीं, और कोई मीडियम पड़ भी गया तो उसको गर्म नहीं करती है, ये जहां हिट करती है वहां गर्मी पैदा करती है। तो सूरज से जो रोशनी आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, लाइट आ रही है, वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करके हम तक आ जाती है। तो ये रेडिएशन बहुत फास्ट होता है और काफी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है विदाउट इंटरव्यूइंग मीडियम को गर्म किए हुए बिना। तो ये रेडिएशन का मेथड है। तो सन से आती है, एम्प्टी स्पेस भी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम लोग ये तीनों मेथड समझ गए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब कंडक्शन में गोता लगाएंगे, इसको डीप स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं कंडक्शन की तरफ और इसको अंदर तक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंडक्शन ऑफ हीट इन कंडक्टिंग रॉड। एक रॉड लेते हैं और इसमें कंडक्शन ऑफ हीट को समझ रहे हैं। डायग्राम बना, यही समझ लेते हैं। ये मैंने एक रॉड ली है, रॉड के एक सिरे को मैंने हॉट बॉडी पर लगाया है, सोर्स आग जल रही है समझिए, और दूसरे सिरे को हमने कोल्ड में रखा है, रिजर्वायर में रखा है, बर्फ रख दी समझ लीजिए। तो एक सिरा हॉट पर है, एक तरफ कोल्ड पर है, और इस रॉड के ऊपर हम इंसुलेशन कर देते हैं। इंसुलेशन का मतलब जब भी हीट ट्रांसफर हो केवल इसी रॉड के थ्रू हो, हवा में ना निकल जाए। तो उसके ऊपर हम लोग इंसुलेशन कर देते हैं कि यहां से हीट ना निकले, ऐसे हीट अलाउ ना करें हम। तो केवल इससे हीट जानी है यहां से यहां तक, तो इसी रॉड के थ्रू जाएगी, यही एक रास्ता है।
ऐसा यहां पर कर देते हैं, इसका टेम्परेचर T1 ले लो, इसका T2 ले लो, T1 इज ग्रेटर देन T2। ये बात हमारी समझ में आ जाती है। अब अगली चीज क्या होती है, स्टेडी स्टेट। भाई आपकी हीट ट्रांसफर होनी शुरू हो गई, बाहर से आपने इंसुलेशन कर रखा, कहीं और भाग नहीं रही है, उसी से जा रही है। लेकिन थोड़ा स्टेडी स्टेट को समझते हैं, इसका बड़ा महत्व है यहां पर। अब इस रॉड में ना एक छोटा सा पोर्शन ले लो, ये ए बी जो पोर्शन है वो काफी बड़ा है आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज बहुत छोटा पोर्शन है। अब सपोज करिए Q1 हीट इधर से आ रही है और Q2 निकल रही है आगे। भाई हॉट वाले से आ रही है, कोल्ड की तरफ जा रही है। तो इस पोर्शन के अंदर ये इसका भाई Q1 हमेशा Q2 से ग्रेटर होता है, ज्यादा। जब भी रॉड कहीं रखते हैं तो वो मान लीजिए आग वाले टेम्परेचर पे, तो जिसको आप छू रहे हैं वो उससे कम रहता है। स्टेडी स्टेट आएगा तो समझेंगे क्या होगा। तो यहां पर Q1 जा रही है, Q2 निकल रही है, और Q2 हमारी या Q1 हमारी Q2 से बड़ी है। तो इसका जो डिफरेंस है जो कि क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2। ये डिफरेंस यहां पर लग रहा है, और ये लग रहा है अगर एनर्जी हीट यहां पे खर्चा हो रही है तो वो कर क्या रही है, दो काम कर रही है। एक काम कर रही है, इसके टेम्परेचर को बढ़ा रही है ए बी वाले पोर्शन को, और दूसरा अगर सराउंडिंग में निकलने का मौका है तो सराउंडिंग में निकल जा रही है, अगर मौका है तो। आप समझे ना, Q1 माइनस Q2 की जो हीट बची हुई हीट है, भाई Q1 गई, Q2 निकली, तो Q1 माइनस Q2 बच गया। वो कहां गया, वो इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है और मौका मिलते ही सराउंडिंग में निकल जा रहा है। अब आप क्या करते हैं, इसको अगर सराउंडिंग में निकलने का मौका ना दें, इंसुलेशन कर दें इसके ऊपर, तो सराउंडिंग में निकलेगा नहीं। तो Q1 माइनस Q2 क्या करेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। टेम्परेचर बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब इसका टेम्परेचर कुछ पहुंच जाएगा, सपोज करिए T पहुंच गया, फिर यहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हैं, एक टेम्परेचर शुरू में बढ़ा, फिर बढ़कर रुक गया, अब वो नहीं बढ़ रहा है। तो अगर नहीं बढ़ रहा है तो Q1 माइनस Q2 की जरूरत ही नहीं है, जीरो है Q1 माइनस Q2, क्योंकि बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा, जितनी हीट आएगी उतनी जाएगी, Q1 बराबर Q2। इसी सिचुएशन को, कंडीशन को स्टेडी स्टेट कहते हैं। अभी और इस पे गहराई से समझते हैं। तो स्टेडी स्टेट में इस पोर्शन का जो छोटा सा पोर्शन है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अगर इसका 40 डिग्री टेम्परेचर आया है तो स्टेडी स्टेट में ये 40 डिग्री बना रहेगा, ना 35 होगा ना 45 होगा। बात समझ में आई ना। हम लोगों ने एक काम किया था, इंसुलेशन किया था, जैसे सराउंडिंग में ना जाए, वरना वो निकलती जाएगी सराउंडिंग में, रोक लिया। और शुरू में इसका टेम्परेचर बढ़ा इसके डिफरेंस के वजह से, और वो स्टेबल हो गया। उसके बाद Q1 जितनी जा रही है उतनी ही निकल रही है, और टेम्परेचर इज नॉट राइजिंग इन द केस ऑफ स्टेडी स्टेट। तो अब स्टेडी स्टेट को और पकड़ लेते हैं, जो आप थोड़ा बहुत समझ पाए। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द रॉड रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अब यहां पर आप कई बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, ये अगर रॉड है बेटा, तो ये देखिए T1, T2, T3, T4 चार टेम्परेचर हैं। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट बोल रहे हैं तो किसी सेक्शन का बोल रहे हैं, ऐसा मत समझ लेना चारों टेम्परेचर एक है। मान लीजिए ये टेम्परेचर 100 डिग्री है, ये मान लीजिए 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, सपोज करिए 40 डिग्री है। तो ये 70 जो बना है ये 70 बना रहेगा, सब एक नहीं है। हॉट से कोल्ड की तरफ जा रहे, तो हॉट वाला ज्यादा टेम्परेचर पे, कोल्ड वाला कम टेम्परेचर पर है। और जो जो पोर्शंस का टेम्परेचर 70 अगर इस पॉइंट T2 वाले का है, पॉइंट A कह लो, इसको B कह लो, A का अगर 70 है, B का अगर 50 है, तो स्टेडी स्टेट में A वाला 70 बना रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। B वाला 50 बना रहेगा, ना बढ़ेगा घटेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं समझना है कि सारे टेम्परेचर बराबर है। समझ गए मेरी बात ना। सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन के टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। बात पकड़ में आ गई। ये स्टेडी स्टेट की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी को लेके अभी हम लोग बहुत कुछ काम करने वाले हैं। तो स्टेडी स्टेट में सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है,
और यहां पर देखिए इंसुलेटेड रॉड, ये बताइए अगर कंडक्टर ले लें स्टेडी स्टेट के अंदर तो ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना वो एमिट करता है। कंडक्टिंग रॉड मतलब लोहे की रॉड ले लें, गरमाना शुरू कर दें, इंसुलेशन कर दें, एक समय ऐसा आएगा कि ना वो हीट लेगा ना वो हीट देगा, वो खुद गर्म हो जाएगा जितना होना है, जो भी उसका स्टेडी स्टेट पहुंचने में जो कार्यक्रम लग रहा होगा। तो ये बात यहां पकड़ पाए। अब यहां अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग हम लोग शुरू कर देते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अब जब स्टेडी स्टेट हो जाती है तो अभी यहां पे हम डिफाइन करेंगे हीट करंट। यहां पर जो भी हम लोग बात कर रहे हैं उसका लेन देन काफी हद तक इलेक्ट्रिक करंट जैसा बिहेवियर रहता है, बिल्कुल सेम टू नहीं, लेकिन काफी हद तक। इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े थे ना, V = IR, तो ऐसे ही यहां कुछ चक्कर लग जाएगा काफी हद तक। तो यहां पर पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जब हीट ट्रांसफर होती है dq और मान लीजिए dt टाइम में ट्रांसफर हो रही है, when a quantity of heat dq is transferred through the rod in a time dt, the rate of heat flow is dq/dt। dq ट्रांसफर हुई dt टाइम में, रेट फ्लो dq/dt आ गया। अब क्या होता है, दिस रेट इज ऑल्सो कॉल्ड हीट करंट। इसको और h यानी h बराबर नीचे लिखा होगा, फिर भी मैं लिख रहा हूं आपके दिमाग में लाने के लिए, इसको बोलते हो हीट करंट। ऐसे याद कैसे रख सकते हो, बिल्कुल अगर याद रखना चाहो, जैसे करंट की वैल्यू होती थी I = Q/T, है ना, याद रखने के लिए, है ना, कुछ इसका लेन देन इससे बहुत ज्यादा ना स्टैब्लिश कीजिएगा। तो करंट चार्ज अपॉन टाइम था इलेक्ट्रिक करंट में, यहां क्या है, dq क्या है, हीट का कितनी ट्रांसफर हुई और टाइम, ये हीट करंट ये इलेक्ट्रिक करंट, इस तरीके से पकड़ लीजिए। खैर, अब एक्सपेरिमेंट ने क्या शो किया, जो हीट करंट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है। जैसे यहां पे कुछ हीट करंट प्रोपोर्शनल होती थी, तो यहां पर इन्होंने कहा कि हीट करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा है करंट उतनी ज्यादा फ्लो होगी, हीट करंट। और टेम्परेचर ग्रेडियंट जो कि dt/dx होता है, इसकी भी चर्चा भी करेंगे। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हुआ, dt/dx, ये t टाइम नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट का मामला चल रहा है, कैपिटल T टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये जो रहा dt/dx, इसका मतलब क्या है अभी बात करते हैं, और इसे आप कहोगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये वर्ड याद कर लीजिए आप, सिंपल समझ लीजिए, अगर ये रॉड है, आपको समझाने के लिए T1 T2 और बीच का डिस्टेंस L है, तो T1 - T2/L यही टेम्परेचर ग्रेडियंट है, सरल भाषा में। ठीक, स्पेलिंग पता नहीं क्या लिख गया, ग्रेडियंट। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब देखिए बात को आगे ले चलते हैं, हीट करंट की वैल्यू हो गई dq/dt, अभी वहां देखा था हम लोगों ने, और ये एरिया के प्रोपोर्शनल था और टेम्परेचर ग्रेडियंट के था, साथ में कांस्टेंट के आ गया, ये थर्मल कंडक्टिविटी होती है, अभी इसकी भी चर्चा करेंगे, ऑफ दी जो आपने मटेरियल लिया हुआ है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ज्यादा होता है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के कम होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक, और ये जो माइनस साइन आया है, इस माइनस साइन का क्या मतलब है कि जिस डायरेक्शन में करंट, हीट करंट फ्लो हो रही है H, मान लीजिए यहां पर इसका टेम्परेचर T1 था और इसका टेम्परेचर T2 था, अगर हमारा T1 इज ग्रेटर देन T2 है तो हीट ट्रांसफर कैसी होगी, इस डायरेक्शन में, हीट करंट बोल लो, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे यहां देखेंगे टेम्परेचर फॉल कर रहा है, T1 से T2 कम टेम्परेचर होगा। तो ये क्या बताता है कि अगर आप हीट करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो टेम्परेचर फॉल करेगा, हीट करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो टेम्परेचर फॉल करेगा। यही बात ये माइनस साइन बताता है, यहां लिखा भी है, ठंडे दिमाग से आप पढ़ भी सकते हैं, वैसे तो मैं समझा रहा हूं ही है, नोट्स बनाने में काम आएगा। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें, जो ये dt/dx लिखा था, तो यहां पर आप केल्विन पर मीटर और डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर का जिक्र कर सकते हैं। अब थर्मल कंडक्टिविटी जो K था यहां, इसकी थोड़ी सी चर्चा है।
वो मैंने आपको बताई थी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जो कि के था, यहीं पर लिख दीजिए आप, क्योंकि सिंबल पहचानना बहुत जरूरी है, is called the thermal conductivity, which is a measure of the ability of a material to conduct heat. मैंने आपको बताया के ज्यादा तो हीट को ज्यादा कंडक्ट करेगा, के कम तो पुअर कंडक्टर होगा। ठीक, अब यहां पर क्या कहते हैं, जो हमारे पास ये कार्यक्रम आया है, दिस वन, ये स्टडी स्टेट के लिए लगाने वाले हैं हम लोग। स्टडी स्टेट क्या थी? जहां पर हमारा टेम्परेचर हर सेक्शन का कांस्टेंट हो जाता है, वो स्टेट जब अचीव होती है तो स्टेडी स्टेट हो जाती है। और आइए देखते हैं आगे की बात। तो इन ए स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन टाइम। ईच पॉइंट का मतलब जहां जिसका जो टेम्परेचर है वहां बना रहेगा। अब उस चीज को देखते हुए हमने dt टेम्परेचर ग्रेडियंट लिख लिया किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, T1 माइनस T2 अपॉन L, क्योंकि T1 T2 तो बदल नहीं रहा। आप यहां पर जैसे लिखें, आप T1 T2 ये भी लिख सकते हैं, अगर ये L लिया है तो ये लिख सकते हैं, या किसी दूसरे पॉइंट को ले सकते हैं, उसका बीच का गैप। टेम्परेचर क्योंकि फिक्स्ड है इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट, तो dt अपॉन dx की वैल्यू T1 माइनस T2 अपॉन L। और हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा? हमने देखा था अभी हीट ट्रांसफर, हीट करंट की वैल्यू ऐसे फॉर्मूला देखा था, एज इक्वल टू dq अपॉन dt, ये Q था, और प्रोपोर्शनल था माइनस के ए dt अपॉन dx। देखिए ये माइनस तो केवल इतनी चीज बताता है कि हीट करंट की डायरेक्शन में बढ़ोगे तो टेम्परेचर फॉल करेगा। समझ गए, छोड़ दो इसको, अब हम समझे रहेंगे कि क्या क्या मतलब है इसका। तो यहां से dq अगर हम निकालें तो आप सिंपली के ए dt अपॉन dx, और ये टाइम वाला, इसको आप dq लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को यहां इस्तेमाल कर लिया गया है। माइनस साइन लिखो या ना लिखो, आप समझ रहे हैं कि माइनस क्या बताता है आपको, तो उसी हिसाब से हम काम कर लेंगे। तो यहां पर देखिए डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो गई, के ए, ये हो गया T1 माइनस T2 अपॉन L ऊपर से, और ये डेल्टा टी। तो ये आपकी हीट ट्रांसफर आ गया, किसी डेल्टा टी टाइम में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है इन द केस ऑफ स्टेडी स्टेट। आगे अभी आप देखेंगे कि स्टेडी स्टेट की सिचुएशन में जो हीट करंट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है ना, स्टेडी स्टेट की सिचुएशन में। ठीक है, अब यहां पर k को डिफाइन किया गया है, तो k को डिफाइन करने के लिए बोला कि k डेल्टा क्यू के बराबर आ जाएगा जब हम a को 1 कर दें, इसको पूरे को 1 कर दें, और इसको भी 1 कर दें। यही डेफिनेशन में लिखा गया है। देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल में बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो के, और एज द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। देखिए इस बात को अंडरलाइन कीजिए, यानी ये डेल्टा टी को 1 कर दिए, अभी बाकी दोनों को भी कर देंगे। तो पर यूनिट टाइम थ्रू ए यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब जब आप लेते हैं तो सरफेस एरिया 1 हो जाता है। अब ऐसे लेंगे क्यूब ना, यूनिट क्यूब, तो सब एक एक एक, तो ये सरफेस एरिया कितना हो गया, a बराबर 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 ऑफ मटेरियल व्हेन इट अपोजिट फेसेस, ये इसके अपोजिट फेसेस हैं, आर केप्ट एट ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री। इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इनके और इनके बीच का, वो भी कितना है, 1 डिग्री। तो ये भी 1 कर दिया है, और लेंथ तो ये 1 हो ही गई यहां पर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो ही गया। इस तरीके से हम बता देते हैं, तो उसको पढ़ के समझ सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। वो हीट है जो पर यूनिट टाइम किसी यूनिट क्यूब से अपोजिट फेसेस से पर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर पे फ्लो होती है। बात खत्म। और इसकी कुछ यूनिट्स हैं जो आप याद रखेंगे क्योंकि लिखनी पड़ती है। एसआई यूनिट ऑफ के इज जूल पर सेकेंड मीटर पर केल्विन, और भी बाकी लिखिए जो आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए इंपॉर्टेंट नोट है कि जो सब्सटेंस जो गुड कंडक्टर होता है, जैसे कि सिल्वर, इनका ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के भी रहते हैं। अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं तो ये नॉर्मली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी रहते हैं। इस समय इनका जो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेशियो होता है, के अपॉन सिग्मा,
ये फॉर ए गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये LT के बराबर है, L भी एक कांस्टेंट है, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो किसी गिवन टेम्परेचर के लिए K अपॉन सिग्मा कांस्टेंट हो जाता है। K है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और ये सिग्मा आप जान ही रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसी लॉ को बोलते हैं विडमैन फ्रेंच लॉ। और दूसरा पॉइंट भी दिमाग में रख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K टू द थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम रोसी ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी और डिफ्यूजिविटी। खैर ये याद रखने वाली बात है, रख सकते हैं, कई क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हुआ है, फट से कर दीजिएगा। अगली बात देखते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। ये वैसे ही सोचेंगे जैसे V इक्वल टू IR लिखते थे ना इलेक्ट्रिसिटी में, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो R बराबर हो जाता है V अपॉन I, ये हमको पहले से पता है। यहां भी कुछ वही एनालॉगी चलती है, लगभग वैसी। उसका ऐसा नहीं कि वही समझ के लिख दीजिए, लेकिन लगभग वैसा ही कार्यक्रम होता है। देखिए यहां पर इन डिफरेंशियल फॉर्म आप dq बाई dt लिखते हैं, जिसे हीट करंट कह रहे हैं H, और इसकी वैल्यू थी Ka डेल्टा T अपॉन L, पीछे हम देख चुके हैं। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। अब यहां पर डेल्टा T लिखा और K को नीचे ले लिया, डेल्टा T अपॉन L K। अब यहां को देखिए, यहां पर आ जाओ, यहां पर करंट क्यों फ्लो होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। कहीं पर पोटेंशियल ज्यादा कम होगा तो करंट ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल चली जाएगी। यहां हीट क्यों फ्लो होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर। और ये है आपका मैं I लिख देता हूं इसको, I इज इक्वल टू V बाई R। यहां पर देखिए आपकी इलेक्ट्रिक करंट है और इसको आपने हीट करंट से जोड़ रखा है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है पूरा, ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस। किसके लिए? हीट के लिए। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड। ये R इज इक्वल टू L अपॉन Ka। इसको याद करना होगा आपको, बहुत जगह इस्तेमाल होगा। और R की वैल्यू ये डेल्टा T अपॉन H भी आएगी, जैसे यहां पकड़ रहे हैं। तो R की वैल्यू हमारी क्या हो गई? R इज इक्वल टू L अपॉन Ka, और यही बराबर है डेल्टा T अपॉन H के बराबर। इसको आपको दिमाग में स्मरण कर लेना होगा, क्योंकि बड़ा इस्तेमाल होगा इसमें। R क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो हीट आगे पास होने में तकलीफ होगी, उसको आराम से पास नहीं हो पाएगी। तो अब इसे ही लिखा हुआ कि दस द थर्मल रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द हीट करंट डेल्टा T अपॉन H। वैसे ही है जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट की भाषा बोलते थे। और फिर इसकी SI यूनिट है केल्विन पर वॉट, और या फिर इसका डायमेंशन वगैरह लिखा है जो आप समझ सकते हैं। ठीक, कुछ सवाल लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे तो और मजा आएगा। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। थिकनेस ऑफ आइस ऑन ए लेक इज 5 सेंटीमीटर एंड द टेम्परेचर ऑफ एयर, मान लीजिए एक लेक है, झील है, यहां पर बर्फ जम गई उसके सरफेस पे, ये आइस है, आइसी है ना, और ये 5 सेंटीमीटर की इसकी कहानी है। जो एटमॉस्फेयर है ये, उसका टेम्परेचर कितना है? उसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इफ द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर इनसाइड द लेक, या रेट ऑफ कूलिंग दे दिया है 20,000 केल्विन पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में इतना हीट ट्रांसफर हो रहा है। थ्रू ईच मीटर स्क्वायर सरफेस फाइंड K फॉर आइस। ठीक, अब यहां से जो आइस होता है उसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो पानी इसके टच में लगा, ऐसा समझ लें आप। तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी? ये 0 कम है तो हीट ऐसे जाएगी ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ, डेल्टा क्यू। अब इसी का हम बाकी चीजें लगा देते हैं। यहां पर L कितना आया, चलना कितना पड़ेगा उसको? 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। चेंज इन टेम्परेचर क्या है? तो है 0 - -20, इन दोनों में डिफरेंस ले लो, 20 डिग्री।
ज्यादा में से कम घटा दिया करो, ऐसा पकड़ के चलो, हीट का डायरेक्शन अलग से पकड़ लेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ज्यादा में से कम आप घटा दीजिए, ज्यादा में से कम घटा दिया। अब रेट ऑफ कूलिंग क्या है यहां, रेट ऑफ कूलिंग वो है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये इन्होंने दे रखा था 20,000 कैलोरी पर मिनट। अब पर सेकंड चेंज करना है तो उसको 60 से डिवाइड करना होगा, अपॉन 60, इतना कैलोरी पर सेकंड। और कैलोरी को जूल में अगर बदलना है, मैं इसको यहां ले लेता हूं, नीचे जगह कम पड़ रही है, तो इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 60 इंटू 4.2। तो ये वैल्यू कितनी है, 1400 जूल पर सेकेंड। ये हमने क्या किया है, इस कैलोरी वाले को जूल में चेंज कर लिया है, बड़ी अच्छी बात। अब हम जानते हैं, एज वी नो, कि जो हीट करंट होती थी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, उसकी वैल्यू थी के ए डेल्टा टी अपॉन एल। अभी हमने सीखा है, माइनस साइन नहीं लगा रहे हैं, वो इतना ही बताती है जिस डायरेक्शन में हीट जा रही है, हीट करंट है, उसकी उसी डायरेक्शन में टेम्परेचर फॉल करता है, इसलिए माइनस छोड़ दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहां पर के निकालने चले अगर हम लोग, तो यहां पर लिखोगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू एल, ऊपर चला गया, और नीचे आ गया डेल्टा टी इंटू ए, और के निकालने का इन्होंने जिक्र किया था, तो वैल्यू रख दो अब आप, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी 1400 इंटू एल 5 इंटू 10 की पावर -2, डेल्टा टी 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1। ठीक, तो ये आपकी ये लिखा है ना, थ्रू ईच स्क्वायर मीटर सरफेस, ये एरिया है, तो ए यहां पर 1 है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 3.5 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर थी, इसको ना भूल जाना। ये रहा आपका आंसर। तो इन्होंने पूछा था कि थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो 3.5 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर सकते हैं, एक सवाल और लेंगे, इस तरह से सवाल बनेंगे। तो कई बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, नोट कर चुके होंगे आप अब तक। अगली बातचीत देखते हैं बेटा। अब यहां पर है, एन आयरन बॉयलर इज 1 सेंटीमीटर थिक। एक आयरन बॉयलर है, कुछ इतनी थिकनेस इसकी जो है, ऐसे समझाने के लिए 1 सेंटीमीटर है। एंड एज ए हीटिंग एरिया, इसका जो हीटिंग एरिया है, इधर लिख दीजिए या इधर सेम बना दिया है, ए बराबर 2.5 मीटर स्क्वायर। द टू सरफेसेस ऑफ द बॉयलर आर 230 पे मान लो नीचे से गर्म कर रहे हो, और ऊपर का सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। If the latent heat of the steam is 540 kilocalorie per kilogram and the thermal conductivity of iron is this one, then how much water will be evaporated into steam per minute? अब यहां पर जो है 100 डिग्री पर पानी भरा था, सपोज करिए, ये बन रहा है स्टीम। तो ये कह रहा है कितना स्टीम बन जाएगा, भाई वही हीट मिलेगी, और 100 डिग्री पानी से 100 डिग्री स्टीम बनने में कितना हीट चाहिए, Q इज इक्वल टू ml, स्टेट चेंज हो रहा है, तो इसका रिक्वायरमेंट कितने हीट का है, मान लीजिए m मास चेंज्ड इनटू स्टीम, m मास ऑफ वाटर। तो इसको कितनी हीट हमको देनी पड़ेगी, हमको हीट देनी पड़ेगी ml के बराबर। तो डेल्टा Q बराबर m इंटू एल। एक तो मैं ये पता चल गया, भाई इसको अगर 100 डिग्री से वाटर बनना है, स्टीम बनना है, तो इतनी हीट चाहिए। ये हीट मिल रही है हीट ट्रांसफर से, उसका फार्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो वैल्यू लिखी थी उसी को हम डायरेक्ट फार्मूले में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर पूछा है पर मिनट टाइम, उसका भी जिक्र करेंगे। तो डेल्टा क्यू लिख देते हैं पहले फॉर्मूला, कि हीट जो दे रहे हैं वो क्या फॉर्मूला आएगा,
के ए T1 माइनस T2 लिख दो या डेल्टा टी लिख दो अपॉन एल या डेल्टा एक्स, और यहां पर रहा डेल्टा टी टाइम, और यही हीट जो दे रहे हो इसी के बराबर होनी चाहिए ml के बराबर, तभी वो हीट मिलेगी और वो पानी 100 डिग्री का स्टीम में चेंज होगा। चलिए यहां वैल्यू रखनी शुरू करते हैं। K का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 1.6 10⁻⁻², और एरिया दे रखा है कितना, एरिया दे रखा था 2.5 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर लेते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 230 में 100 घटा दो तो मिला कितना, 130। मैं इसको लिख देता हूं, 230 में 100 घटा दो, और ये रहा देखिए डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब है 1 सेंटीमीटर के बराबर, ये तो 1 सेंटीमीटर हो गया 0.1 सेंटीमीटर। ये डेल्टा टी हमारा है, इसको सेकेंड्स में लाना होगा, तो हम इसके लिए मिनट में चालू कर सकते हैं कार्यक्रम। तो मिनट के लिए कितना लिख दोगे यहां पर बेटा, इंटू 60, एक मिनट में 60 सेकेंड, और ये वैल्यू कितने के बराबर है, m इंटू एल। हमको m पता नहीं है, l पता है जो कि 540 है। अब हम m निकाल लेंगे यहां से, तो m क्या बनेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2.5, ये हो गया 130, ये हो गया 60, और नीचे आ गया 540, और 0.1 भी है। ये फिगर आ गई। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आएगा 57.78 किलोग्राम, और ये आपका आंसर आ गया। यही पूछा था, हाउ मच वाटर विल बी इवेपोरेटेड इन 1 मिनट। 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड ले लिया है, 60 सेकेंड, और ये सवाल देखिए हो गया। तो कोई परेशानी नहीं आती, बस थोड़ा सा दिमाग, फॉर्मूले याद करो, समझते रहो हो क्या रहा है, और थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए ही होती है। इसको नोट कर लीजिए। अगली बात करते हैं, एक और सवाल लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। आप नोट कर चुके होंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ए कॉपर रॉड 2 मीटर लॉन्ग, एक यहां पे फोटो बना लेते हैं। अच्छा पढ़ तो लें पहले। हैज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 1 एंड इज केप्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अदर इज केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर एक रॉड ऐसे है, एक सिरा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्रॉस सेक्शन 2 मीटर का लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकल आएगा, रेडियस दे रखा है, तो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से। रेडियस यहां दे रखा है 1 सेंटीमीटर, मीटर में लिखोगे तो 0.1 मीटर। ये यहां पर कार्यक्रम है। आगे क्या है, द एंड द सरफेस इज इंसुलेटेड। अच्छा इंसुलेशन कर दिया, कहीं और से ना निकले, सो दैट नेग्लिजिबल हीट इज लॉस थ्रू द सरफेस। फाइंड द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द बार। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता था, R इज इक्वल टू एल के बाई ए। हमें ये याद हम लोगों ने कर लिया है। यहां L लिखा, A लिखा, और ये वैल्यू हो गई एरिया पाई आर स्क्वायर। वैल्यू लगा दीजिए, ये रहा 2 मीटर। K कितना है, ये दिया है 401, इंटू पाई की जगह 3.14, और R की जगह 10⁻⁻² का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी 15.9 रेजिस्टेंस आ गया। ये पहला आंसर आपको मिल गया। आगे नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। पूछ रहा था थर्मल करंट H। तो यहां पर थर्मल करंट पकड़ लीजिए आप। थर्मल करंट क्या होती है बेटा, थर्मल करंट होती है H इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर, और यहां डेल्टा टी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 100 है, टेम्परेचर का डिफरेंस। आर हम यहां से निकाल चुके हैं, 15.9 से आपने डिवाइड कर दिया है, 6.3। ये हीट करंट आ गई है ना, ये आपकी हीट करंट मिल गई। ये आंसर हीट करंट का है। आगे बात करते हैं
द टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी अपॉन डी एक्स, इधर आ जाओ, नंबर 3, टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसे हम लिखते क्या है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा टी की वैल्यू 100 थी, दे राइट, 100 में से 0 गया, तो दिस इज 100, और डेल्टा एक्स कितना है, 2 लेंथ, तो ये वैल्यू आ गई 50 डिग्री पर मीटर, मतलब 1 मीटर चलोगे तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, ये इसका मतलब है। अगली बात करते हैं नंबर 4, द टेम्परेचर एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉट एंड। ये जो रॉड थी, इस रॉड पे 100 डिग्री था, कह रहा है इसके आगे 25 सेंटीमीटर आगे जाएंगे तो इसका टेम्परेचर कितना होगा। भाई आप देख रहे हैं 1 मीटर पे 50 डिग्री का चेंज आता है, तो 25 पे 25 डिग्री का चेंज आएगा, जितना भी आएगा। 1 मीटर पे 50 डिग्री का चेंज आ रहा है और उसका चौथाई हिस्सा ले रहे हैं हम लोग, तो 50 डिग्री का चौथाई हिस्सा कर दो, कितना हो जाता है बेटा, 12.5, बस 100 में 12.5 घटा दो। खैर एनीवे, इसकी जगह मैं, आप समझ पाए मैंने क्या किया है, तो यहां आप मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर 100 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, 100 माइनस T, और इसकी लेंथ क्या हो गई, 0.25। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट ऊपर से निकाल चुके हैं, विच इज 50 डिग्री पर मीटर। दिस इज ऑल्सो टेम्परेचर ग्रेडियंट, T1 माइनस टी अपॉन 25, तो यहां से T कैलकुलेट कर लो, तो ये वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 100 माइनस टी इज इक्वल टू 50 इंटू 0.25, ये 12.5 आ जाएगा, और आप T को इधर ले लो, 12.5 को इधर कर दो, तो T बराबर 100 माइनस 12.5, यानी 87.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर हो गया, बस, यानी इसका कितना टेम्परेचर रहा, 87.5। सिंपल सी बात ही है भाई, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, पर यूनिट लेंथ पर कितना टेम्परेचर गिरेगा। 1 मीटर चलने पर 50 डिग्री गिरा, तो ये 25 सेंटीमीटर चलने पे कितना गिरेगा, भाई उसका चौथाई हिस्सा गिरेगा, ऐसे भी कर सकते हो। और वरना हमने ये जो दिया है, दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो टेम्परेचर ग्रेडियंट, और स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट तो हर जगह सेम होगा, तो ये पहले वाले टेम्परेचर ग्रेडियंट के हमने इसको बराबर कर दिया और निकाल लिया। तो आप समझ पाए होंगे, चाहे कॉमन सेंस से कर लो, चाहे फॉर्मूला लगा लो, आना वही है। फिजिक्स पूरा पूरा अच्छी पढ़ाई के साथ कॉमन सेंस का डिमांड करती है हर जगह। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ पढ़ लिए तो वही छाप देंगे वहां, फिजिक्स में ऐसा नहीं हो पाता है। फिजिक्स में जो आप पढ़ते हैं उसके बाद दिमाग, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि भाई इसमें हो क्या रहा है, और ये जरूरी है अपनी लाइफ के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए। तो खैर आप इसको नोट करिए, अगली बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप इसको नोट कर पाए होंगे, और अगला पॉइंट लेके आते हैं, रॉड्स की बात करते हैं। तो देखिए, कनेक्शन ऑफ रॉड्स विद डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अब जो मान लीजिए आप 2 रॉडों को आपस में जोड़ देते हैं, एक की L1 लेंथ है और एक का L2 लेंथ है, ऐसे जोड़ दिया आपने, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी K2, तो इसका टोटल जो इफेक्ट आएगा नेट, वो टोटल सिस्टम का दोनों रॉड मिलाने के बाद K1 K2 से कुछ बदल जाएगी थर्मल कंडक्टिविटी। और ये रॉड, ये तो सीरीज में है, एक ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एक रॉड मैंने ऐसे ली थी और दूसरी को यहां पे वेल्ड कर दिया ऐसे, तो इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां भी वही K1 K2 और ये L, तो यहां भी थर्मल कंडक्टिविटी बदल जाती है। इसी बात को हम सीखने वाले हैं और इसी का एप्लीकेशन करेंगे। बहुत आसान, कुछ दिक्कत नहीं है। काफी हद तक ये इलेक्ट्रिक करंट जैसा होता है, काफी हद तक, सेम ना कॉपी करना, काफी उससे मदद मिलती है समझने में। तो अगली बात देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वही कॉम्बिनेशन की सारी रॉडें या ब्लॉक आपने एक के बाद लगा दिए हैं।
अब इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, लेंथ L1, K2, L2 वगैरह वगैरह। यहां क्रॉस सेक्शन एरिया हमने नहीं बदला है। क्रॉस सेक्शन एरिया बदल के आपके यहां पूछा नहीं जाएगा, वो जेई एडवांस का कार्यक्रम है कि एक का एरिया A1 दूसरे का A2, तो फिर वो इंटीग्रेशन लगा के कैलकुलेट किया जाए, तो वो उसकी कहानी आपको नहीं समझनी है। सबका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और लेंथ अलग अलग है। ये चीज सिंपल केस बनते हैं। तो ये K1 K2 करके है और ये टेम्परेचर भी सबका अलग आ जाएगा, जो टेम्परेचर बने हैं अलग अलग जॉइंट्स के, और लेंथ हो गई L1 L2 करके। अब देखिए क्या होता है यहां पर कुछ टर्म्स। हीट करंट, स्टेडी स्टेट के अंदर हीट करंट सेम रहती है। जैसे आप याद कीजिए जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ी थी वो सीरीज कॉम्बिनेशन आता था, आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं। तो यहां पर जो करंट आप भेजते थे वही करंट तो हर जगह जाती थी, यही काम इसमें है। हीट करंट विल बी सेम। आप एक के बाद कितने भी कंडक्टर को जोड़ दें, जो हीट करंट होगी वो सभी कंडक्टर से, इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट। अगर स्टेडी स्टेट नहीं है तो हीट करंट सेम नहीं होगी, स्टेडी स्टेट होना चाहिए। स्टेडी स्टेट का मतलब बताया था कि हर जगह हर पॉइंट का सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, वो अवस्था पहुंच जाए। तो यहां पर देखिए हीट करंट की बात की, Q अपॉन T, H1, H2, H3, H4 सब बराबर हो जाएगा, और वहीं से कोई भी हीट करंट निकाल लीजिए, Ka T1 माइनस T2 अपॉन L1, यही सब में हीट करंट है। अच्छी बात है। दूसरा इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। अब इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालिए। इसमें जैसे निकालते थे, याद रखने के लिए सीरीज में क्या करते थे, थर्मल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में जोड़ देते थे, यहां भी ऐसे ही जुड़ जाता है। फॉर्मूला अलग आएगा लेकिन जुड़ जाता है। तो जुड़ गया तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। तो ये वैसे ही है, याद रखने में आसानी करता है ये। सीरीज में आपने कंडक्टर को थर्मल रेजिस्टेंस को जोड़ मारा। अब इस वैल्यू को देखते हैं, अगली वैल्यू को, कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या निकलती है। भाई वैसे तो एक की K1 थी, एक की K2 थी, एक की K3 थी, सो ऑन, सब मिला के इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो यहां पर हमने R इक्विवेलेंट जो होता है फॉर्मूला, उसमें वैल्यू पुट कर दी। पूरे रॉड के लिए जितने भी टुकड़े थे ऐसे ऐसे एंड सो ऑन, सबको जोड़कर कैपिटल L लिख दिया, यानी L1 प्लस L2 एंड सो ऑन। तो ये L अपॉन K इक्विवेलेंट, और क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम है। तो ये हो गया R इक्विवेलेंट। इसी को तोड़ के हमने लिख दिया L की जगह L1 प्लस L2 एंड सो ऑन। ये भी यही चीज है, और इधर वाली चीज को इधर लिख दिया गया है। ठीक, ये इसके बराबर आ गई। अब हमें K इक्विवेलेंट निकालना था, इसको सॉल्व करके K इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने। L1 L2 पूरी चीज नीचे बैठा दो। तो ये यहां पर देखिए एरिया हो गया यहां से कैंसिल, सेम है, और L1 प्लस L2 प्लस करके Ln, और नीचे आ रहा है L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन Kn एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये आपका समय बचा देता है। फटाक से कहीं थर्मल कंडक्टिविटी पूछे इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इसी का इस्तेमाल करके झट से आंसर दे दीजिए, कोई लफड़ा नहीं है। और ये L1 L2 क्या है, टोटल L है, सब जोड़ के लिख दीजिए। नीचे L अपॉन K का रेशियो चल रहा है। ये कहानी किसकी है, ये कहानी सीरीज कॉम्बिनेशन की है, ये पकड़े रहना, नहीं तो कहीं कुछ का कुछ ना कर दो। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का कथा चल रही है। आगे बात करते हैं। अब इसी में कुछ कंडीशन ले लेते हैं। मान लीजिए दोनों, ये सबकी लेंथ अगर सेम हो जाए, L1 L2 ले रहे तो सब L L L हो जाए, तो L1 L2 की जगह L L L पुट कर दो, ऊपर नीचे कट के N आ जाएगा ऊपर। ये देखिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। इफ स्लैब्स और इक्वल लेंथ्स L1 L2 L3 सब L है, तो यहां पर वैल्यू हो जाती N अपॉन 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 एंड सो ऑन। ये इसी में, इस पुराने फॉर्मूले में हर जगह L L पुट कर दो, तो ये N टाइम्स हो जाएगा ना। L L को N बार जोड़ रहे हो, तो यहां वैल्यू हो जाएगी NL, और नीचे से सब L L कॉमन लोगे तो ये L, और नीचे 1 अपॉन K1 ऐसे करके जुड़ जाएगा। ये L और ये L कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, N अपॉन 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 करते हुए ये फॉर्मूला वहीं से निकाला जा सकता है। अब अगर यहां पर आप कहें कि दो स्लैब है और दोनों का इक्वल लेंथ है, तो यहां N की वैल्यू 2 पुट कर दो। ये इक्वल लेंथ तो था ही, और
दो की बात करोगे तो ये निकल आएगा। यहां दो पुट किया, 1/K1 प्लस 1/K2, K1 K2 ऊपर, K1 प्लस K2 नीचे। तो अगर, क्योंकि दो इसलिए अलग से लिख दिया जाता है किताबों में जिससे कि अक्सर सवाल दो के बनते हैं, तो आपका समय ना खराब हो, सीधे इस पे अटैक करें, इस पे ना जावें। 10 सेकंड क्यों वेस्ट करने, तुरंत खट से इससे निकाले। 2 स्लैब, काम खत्म। 10 स्लैब इधर, 10 स्लैब आएंगे नहीं। ठीक, बात पकड़ में आपके आई होगी। एक चीज और देख लेते हैं इसमें बेटा। अब इसमें यह भी पूछते हैं कि अगर 2 स्लैब है और दोनों को हमने जोड़ दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये जो टी, इसका ज्वाइंट का टेम्परेचर क्या होता है जहां ये जुड़ा हुआ है। तो टेम्परेचर ऑफ द कॉमन इंटरफेस, दिस इज द कॉमन इंटरफेस ऑफ 2 कंपोजिट रॉड्स, ये 2 कंपोजिट रॉड्स है, इनका जहां पर ज्वाइंट है, कॉमन इंटरफेस है, वहां का टेम्परेचर क्या होगा। तो उसको भी बड़े प्यार से निकाल लेते हैं। अपने को फॉर्मूले याद रखना है। वैसे हीट करंट सेम होती है, दोनों को इक्वेट कर दिया, और यहां पर ये इसको हमने टेम्परेचर टी माना था, तो पहले में हीट करंट के लिए T1 माइनस टी कर दो, दूसरे के लिए T माइनस T2 कर दो। बाकी तो एरिया वेरिया सब सेम है, लेंथ अलग अलग है, ये हमने लिख दी, और इसी से कैलकुलेट हमने टी की वैल्यू कर ली। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बड़े काम का इन जनरल। अगर हमारे K1 K2 L1 L2 अलग अलग है, तो कॉमन इंटरफेस का टेम्परेचर इससे आप झट से निकाल सकते हैं, पूरा कुछ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, जिससे 5 10 सेकंड 15 सेकंड में 20 सेकंड में कैलकुलेशन के बाद आधे मिनट में आपका सवाल खत्म हो जाए। तो K1/L1 T1 प्लस K2/L2 T2, K1/L1 प्लस K2/L2। अब यहां पर अगर L1 L2 दोनों बराबर हो जाएं, तो जितना L1 L2 दिख रहा है सबको LL से चेंज कर देंगे, तो कट जाएंगी बहुत वैल्यू, और बचेगा क्या यहां पर, T बराबर K1 T1 प्लस K2 T2/K1 प्लस K2। लेंथ अगर दोनों की बराबर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो बराबर ही लिए हुए है, तो यही फॉर्मूला इसमें रिड्यूस कर जाएगा। और अगर हमारा K1 K2 भी बराबर है, एक ही रॉड एक जैसी, तो हमें मालूम है कि अगर एक जैसी रॉड हो तो बीच का टेम्परेचर दोनों का एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा। यही बात यहां लिखी, अगर K1 K2 को, K1 बराबर K2 को K लिख दोगे तो कट के T1 प्लस T2/2 आ जाएगा। यानी एक जैसा अगर रॉड है, उनकी लेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है, के भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 0 डिग्री, तो ये कितने पे होगा, 50 डिग्री पर। इन दोनों का आधा, इस केस की बात कर रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन के। इस तरह कर सकते हैं। आइए यहां पर कुछ सवाल है, उसको कर लेते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी कुछ हद तक और ज्यादा मिल जाए। तो सवाल पे आते हैं। 3 rods of same cross section but different length and conductivity are joined। ये K1 K2 K3 है, different length and conductivity के हिसाब से join है। If the temperature of the 2 extreme ends, इसका टेम्परेचर T1 है जो कि बड़ा है T2 से, ये बेटा T2 है। फाइंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हमें H निकालना है यहां पर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, यानी R की बात करो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी लिख सकते L/K, तो ये रहा L1/K1A प्लस L2/K2A प्लस L3/K3A। अब दूसरी बात, हीट ट्रांसफर कितना है, हीट ट्रांसफर H की वैल्यू T1 माइनस T2/R। ये देखिए T1, ये T2, तो T1 माइनस T2, और टोटल रेजिस्टेंस R था, R से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या मिल गया, हीट ट्रांसफर रेट या हीट करंट, हीट करंट हो गई डेल्टा T/R। अब इसी की वैल्यू यहां पर हमें पता ही है, पूछा था रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब है करंट, हीट करंट। तो यहां T1 माइनस T2 रहने दो, और R की जगह ये पूरी वैल्यू लिख दो, तो L1/K1A प्लस L2/K2A
प्लस L3/K3A, और यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए, अगला सवाल भी हम लोग कर लेते हैं, तो आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जिससे और हमारी क्लैरिटी बढ़ती चली जाए। तो एक कंपोजिट स्लैब इज प्रिपेयर्ड बाय पेस्टिंग 2 प्लेट्स ऑफ थिकनेस L1 एंड L2। ये इस तरीके से देखिए, ऐसे ही बना देते हैं। ये देखिए L1 हो गया, इसका L2 हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2। द स्लैब्स हैव इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, वो लेंगे ही, अलग कर देंगे तो सवाल दूसरे लेवल का हो जाएगा। फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब, ये तो अभी हम लोगों ने किया था, लेकिन फिर भी करके दिखाते हैं कैसे निकल रहा है। ये ऐसी कंडक्टिविटी में K इक्विवेलेंट निकालना है। इसकी लेंथ अब L1 प्लस L2 हो चुकी है, दोनों को जोड़ने के बाद। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट का मतलब ये है, यानी L1 प्लस L2 L/KA, K इक्विवेलेंट इंटू A। इसकी बात करो तो L1/K1A प्लस L2/K2A। अब K इक्विवेलेंट यहां से निकालो, तो L1 प्लस L2, A कट गया तीनों जगह से, और नीचे आ गया L1/K1 प्लस L2/K2। ये आपका देखिए फिर से आंसर आ गया। बहुत आसान, मतलब कोई टेंशन नहीं होगी। आप इसको नोट करिए, अगला सवाल बनाते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहां देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है। द 3 बार्स, अच्छा इस बार 3 है, ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बढ़िया, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखिए इस तरह से हमने कनेक्शन इसको कर दिया है। ये कनेक्शन हो गया इसका, लेंथ सबकी इक्वल है, तो मैं इसको L क्रॉस सेक्शन एरिया सबका A। देयर कंडक्टिविटी आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:3। तो ये K1 है, ये K2 है, और ये बेटा K3 है। इसका रेशियो इन्होंने दे रखा है K1:K2:K3, 2:3, 2, 4 और 3। अगर हम इसको रेशियो में लिखना चाहें तो यहां रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होती। इसी 2 को हम 2x या 2k भी कह सकते हैं हम, यानी कि K1 को 2k कंसीडर कर लेंगे। रेशियो दिया रहता है तो एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी सेम क्वांटिटी से, उतनी वैल्यू पकड़ सकते हैं। तो यहां पर इसके हिसाब से ये ना लिखें, बल्कि हम, ये सही है वो भी, K1 की वैल्यू हम ले सकते हैं 2k, और K2 की वैल्यू ले सकते हैं 4k, और K3 की वैल्यू ले सकते हैं 3k। अब इसका रेशियो निकालोगे, ऊपर वाला आ जाएगा, जो कि गिवन कंडीशन है। इसका यूज कर लेंगे हम लोग, अभी दिखेगा आपको। इफ द ओपन एंड्स ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट बार एट द टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये यहां इसका लिखा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर है इन द स्टडी स्टेट। ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बोथ जंक्शंस। ये जो जंक्शन है इसकी बातचीत कर रहा है। तो ये ए था, ये सॉरी, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, A1 लिख देते हैं। इसको A बोल लो बेटा, इसको B बोल लो, इसको C बोल लो, D बोल लो, और ये जंक्शन के टेम्परेचर T1 T2 ले लो, या मैं यहां पे θ1 और θ2 लिए ले रहा हूं, कुछ भी ले लो, T1 T2 ले लो, कुछ ले लो, कोई फर्क नहीं। स्टडी स्टेट में हीट करंट विल बी सेम। इन स्टडी कंडीशन या स्टडी स्टेट, हीट करंट विल बी सेम इन ऑल पार्ट्स, कह देते हैं, समझ जाएंगे। अब हीट करंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो हीट करंट या हीट ट्रांसफर रेट की बात की, H इज इक्वल टू, पहले वाले के लिए लगाया यहां पर, तो ये आपने क्या लिखा, 2k थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया, और डिफरेंस तो θ1 माइनस
200 कर दीजिए, 200 माइनस θ1 कर दीजिए, आप ज्यादा से कम घटाए दे रहे हैं। और लेंथ कितनी है बेटा, L। और यही चीज बराबर हो जाएगी, यहां लिख देते हैं, इसमें जो हीट करंट है, यानी इसका लिखेंगे K2 कितना है, 4K। क्रॉस सेक्शन एरिया A ही है, और टेम्परेचर डिफरेंस हो गया θ1 माइनस θ2 अपॉन L। और यही हीट करंट इसके अंदर है, तो इसकी वैल्यू बराबर कर दो 3K एरिया और θ2 माइनस 18 अपॉन L। अब आप देख पाए होंगे सब में KAL तो कट जाएगा, हमारे पास रिलेशन क्या बचेगा इसके हिसाब से, अगर आप देखें 2 इंटू 200 माइनस θ1 बराबर 4 θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 3 θ2 माइनस 18। ये रिलेशन है, यहां से दो रिलेशन बन जाएंगे, दो अननोन है। अब इन दोनों को अगर आप साथ में ले लें तो ये आ जाएगा 400 माइनस 2 θ1, यहां आ जाएगा 4 θ1 माइनस 4 θ2, 2 θ2 इधर गया θ1, तो 6 θ1 माइनस 4 θ2 बराबर 400। चाहो तो 2 से डिवाइड कर लो, तो 3 θ1 माइनस 2 θ2 बराबर 200। एक इक्वेशन देखिए ये बन गई, और एक इन दोनों को साथ में ले लो तो बन जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 θ1 माइनस 4 θ2 बराबर 3 θ2 माइनस 54। तो 3 θ2 इधर गया, तो ये आ गया 4 θ1 माइनस 7 θ2 इज इक्वल टू माइनस 54। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इनको एक साथ आप सॉल्व कर लें। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें θ1 की जो वैल्यू है 116 डिग्री मिलेगी, और θ2 की वैल्यू मिलेगी 74 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ गया। बस यही इसमें करना, इन दोनों को आराम से आप सॉल्व कर लीजिए, और θ1 और θ2 निकाल लें आप, आराम से निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, जंक्शंस के टेम्परेचर आप निकाल पाए हैं। इसको नोट कीजिए, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो θ1 θ2 निकाल पाए आप, इस तरीके से निकल जाएगा। तो इसको नोट करें बेटा, और आगे की चर्चा पैरेलल कॉम्बिनेशन की शुरू करते हैं। तो ये आप नोट कर पाए होंगे, थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे पूरी बात आपको दिख जाए। और ये देखिए, ये आप यहां पर आसानी से समझ गए होंगे, कोई खास नहीं है, बस लॉजिक थोड़ा समझ में आना चाहिए। चलते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये आ गए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ते थे, वो पढ़ते थे ना कि दो रेजिस्टेंस को हम लोग सेम पोटेंशियल डिफरेंस से दोनों सिरे को अटैच करते हैं। याद होगा, इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते थे, पैरेलल। और पैरेलल क्यों था, क्योंकि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो वोल्टेज ए का है वही पोटेंशियल या वोल्टेज दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था। R1 वाले का भी एक सिरा एक जगह सब कनेक्टेड है और बी पर सब कनेक्टेड है। ऐसे ही यहां पर है, दो रॉड अगर हैं तो दो रॉड के दोनों सिरे सेम रिजर्वायर से, जो भी टेम्परेचर है वो सेम है, और यहां जो भी टेम्परेचर है T2 वो सेम है, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस माने रखता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और हीट करंट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस माने रखता है। तो ये T1 T2 बोथ रॉड्स, रॉड नंबर 1 रॉड नंबर 2, दोनों के लिए T1 T2 सिरे लगे हुए हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपका क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा देखेंगे, इसमें हीट करंट सेम नहीं होगी, H1 H2 होगी, दोनों जोड़ेंगे तो टोटल करंट आएगी। ये आप समझ ही गए होंगे, इतना तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी ध्यान में दिया है। तो यही बात देखिए यहां पर लिखी है कि इन दोनों में अगर हीट करंट की चर्चा की जाए, इसमें हीट करंट H1,
इसमें हीट करंट H2, तो इसमें H बराबर H1 प्लस H2 टोटल हीट करंट निकल आएगी। और यही बात यहां N के लिए लिखी गई कि अगर N रॉडें जुड़ी हैं जिनका एक सिरा एक टेम्परेचर पे, सबका एक सिरा एक टेम्परेचर पे, सबका दूसरा सिरा दूसरे एक टेम्परेचर पर, तो उस समय टोटल करंट आएगी H इजिकल टू H1 प्लस H2 एंड सो ऑन। सारी करंट को जोड़ दीजिए, H के बराबर आ जाएगी। हम आप बड़े आसानी से जानते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे हमारा उसमें होता था इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, याद है आपको, पैरेलल में, वही काम यहां लग रहा है। तो ये हमें हमारे लिए आसानी देता है। अगर पढ़ी हुई चीज है और वही लॉजिक लग रहा है तो हमें फट से समझ में आ जाता है। नई चीज में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें, ये सेम हो जाएगा अक्रॉस ईच रॉड। तो यहां पर क्योंकि दोनों में आप देख रहे हैं कि T1 और T2 टेम्परेचर डिफरेंस अलग है, और क्योंकि दोनों को एक ही में रखा है तो लेंथ भी सेम रख रहे हैं यहां पर। तो उस केस में यहां L1, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें बदल सकते हैं। लेंथ सेम रखी, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल गया। वहां पर क्या नहीं बदल रहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदल रहा था, लेंथ बदल रही थी। यहां लेंथ एक पकड़ के चल रहे हैं, दोनों की लेंथ एक जैसी। तो T1 माइनस T2 अपॉन L, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इसको याद करें आप, K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 एंड सो ऑन अपॉन A1 प्लस A2 एंड सो ऑन। ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारी क्लैरिटी अलग लेवल की होगी। देखिए, दो ये सीरीज है, ये पैरेलल है। एन एल्युमिनियम रॉड एंड कॉपर रॉड ऑफ इक्वल लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आर वेल्डेड एज शोन। पहली सिचुएशन है सीरीज कॉम्बिनेशन की, और ये आप समझ गए हैं कि ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, बाकी सब दे रखा है। फाइंड हीट करंट, तो मैं पहले के लिए यहां थोड़ा वर्किंग कर लेता हूं इसके लिए। तो रेजिस्टेंस AL निकाल लो एल्युमिनियम के लिए, L अपॉन के लिखते थे, L अपॉन के एल्युमिनियम इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। L कितना है, 1 मीटर, जहां तक थर्मल कंडक्टिविटी है एल्युमिनियम के लिए 200, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया 10 की पावर -4, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समझ लिया। आर कॉपर कितना हो गया, L अपॉन के कॉपर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी 1 मीटर की कहानी थी, ये 400 आ गया है, और ये 10 की पावर -4 है। ये R1 R2 निकाल लिया हम लोगों ने। इसको कैलकुलेट करोगे ऊपर वाले को तो आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। ये कितना आ जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। R1 R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले के लिए जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जो जानते हैं आर इक्विवेलेंट वैल्यू आती है आर एल्युमिनियम प्लस आर कॉपर, R1 प्लस R2। जोड़ लीजिए दोनों को जोड़ेंगे, 50 और 25 जोड़ ले, 75 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट। पूछा हमसे क्या था, हीट करंट, जहां तक एन एल्युमिनियम रॉड एंड कॉपर फाइंड हीट करंट, हमको निकालनी हीट करंट है। तो हीट करंट आर इक्विवेलेंट निकल चुका है, तो हीट करंट क्या आ गई, जिसे हम H से लिखते हैं, वो वैल्यू हो गई टेम्परेचर डिफरेंस 100, और वो रहा 25। 100 माइनस ये फॉर्मूला था ना, डेल्टा T अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो ये हो गया 100 माइनस 25 अपॉन 75। तो ये वैल्यू 1 आ गई, 75 अपॉन 75, 1 वॉट की यहां पे करंट जा रही है। और सेकंड की बात करें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है।
अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर निकालना हमको पता, यहीं लिख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट का मतलब है R1 R2 अपॉन R1 R2। एक 50 था, एक 25 था, तो 50 इंटू 25 अपॉन 50 प्लस 25, तो नीचे 75 आ जाएगा, ऊपर ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 75 1/3 यानी 50/3, 50/3 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। अब यहां पे हीट करंट निकाल लो। हीट करंट H डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट। डेल्टा टी कितना है, 100 में से 25 घटा दो यहां भी, और आर इक्विवेलेंट 50/3, तो ये 75 आ गया, इंटू 3 ऊपर नीचे 50, 3/2 9/2 यानी 4.5 वॉट। ये आपको आंसर मिल गया इसका। ये सवाल खत्म हो गया। एक और सवाल करेंगे, इसको आप नोट करें लेकिन। तो इस तरीके से प्यार से आप सवाल कर सकते हैं, आपके सारे फंडे और सब यहीं से आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस ही कवर कर रहा हूं। डोंट हैव टू वरी फॉर ऑल कंसेप्चुअल इश्यूज। सवाल क्या टॉपिक्स हैं, उसमें सवाल क्या बनते हैं, सब कुछ मैं कवर कर दूंगा। एक सवाल बाहर से नहीं आएगा, आपको बस प्रैक्टिस के लिए और सवाल लगाने पड़ेंगे, वो भी मैं लगवाऊंगा। लेकिन जो ये वीडियोस हैं ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं, चिंता की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। इसको आप नोट करें, फिर एक और सवाल हम लोग आगे चर्चा में लेके आएंगे। इसको नोट कर पाए होंगे आप, और इसको मैं ऊपर कर देता हूं जिससे आप नोट कर पाए हैं। नोट कर लीजिए, जैसे स्क्रीन के बच्चे कहते हैं पूरा दिख जाता है तो हम नोट करते हैं साथ में, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा, और ये देखिए क्वेश्चन है कि 2 metal cubes with 3 centimeter edges of copper and aluminum are arranged as given in the figure. The total thermal current from one reservoir to the other. ये total thermal current कितनी होगी? इन दोनों की thermal current को हमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ सिंपल सी बात है, ये पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा तभी तो करंट निकलेगा। और फिर कुछ लिखा है, द रेशियो ऑफ द थर्मल करंट कैरिड बाय द कॉपर क्यूब टू द कैरिड बाय द एल्यूमिनियम क्यूब। ये रेशियो निकालेंगे, वो एक अलग की बात है। पहले वाले प्रश्न को पकड़ते हैं, जगह यहां भी है लेकिन हम लोग यहीं से करते हैं। हम लोग आर एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, या जिसे हम R1 कह सकते हैं, या एल्यूमिनियम ही कह दीजिए। दी है फिगर कुछ, चलिए देखते हैं। आर एल्यूमिनियम या R1 की बात कर ले तो L/Ka। लेंथ कितनी है, दी नहीं है क्या, तो L ही मान के करना होगा फिर तो। नहीं, 3 सेंटीमीटर की दे रखी है, 3 सेंटीमीटर की L है। 3 सेंटीमीटर का मतलब है 3 इंटू 10⁻⁻², और K दे रखा है एल्यूमिनियम को 237। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, एच अगर ये 3 है, अच्छा मेटल क्यूब, ये क्यूब फॉर्म में रॉड है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ये देखिए, ये जो है ना मेटल क्यूब्स हैं, ये जब क्यूब होती है कोई चीज, फिगर ज्यादा अच्छा नहीं बना है, आप समझ लें फिर भी, तो इसका इन्होंने 3 सेंटीमीटर का ये भी एज है, और 3 सेंटीमीटर का ये भी है, 3 सेंटीमीटर का ये भी है, तो ये हो गई लेंथ। और क्रॉस सेक्शन के लिए ये हिस्सा ले ली, ये दोनों हिस्से, तो 3 इंटू 3 यानी एज का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सेंटीमीटर में, इसलिए मीटर में कर दिया है। ऐसे आया है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। 0.14 केल्विन पर वॉट। नंबर कॉपर के लिए बात करते हैं, अगेन एल के, ये एल्युमिनियम के लिए था, तो बाकी वैल्यूज तो सेम रहेंगी, केवल के बदल जाएगा जो कि 401 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.08 केल्विन पर वॉट। R1 R2 निकल आया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपको दिख रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा,
आर इक्यू, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर एल्युमिनियम आर कॉपर अपॉन R1 प्लस R2, जैसा हम लोग लगाते आए हैं। तो 0.14 इंटू 0.08 अपॉन 0.14 प्लस 0.08, सॉल्व करेंगे 0.05 केल्विन पर वाट, ये आर इक्विवेलेंट आ गया है। अपने को हीट करंट चाहिए, तो हीट, कलर नहीं चेंज हुआ तो हीट करंट जिसे आप H लिख रहे हैं वो क्या होता है, डेल्टा टी अपॉन आर। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस 100 0 था, कितना था देख लेते हैं, 100 और 20 था। तो ये रहा बेटा 100 माइनस 20 और आर इक्विवेलेंट है जो कि 0.05 है। तो ये वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10 की पावर 3 वॉट। ये आपका देखिए आंसर आ गया पहले वाले का। दूसरे का हीट करंट का रेशियो पूछ लिया है ना, यही पूछा था जैसा मुझे याद है कि रेशियो ऑफ द थर्मल करंट, वही हीट करंट, कॉपर क्यूब और एल्युमिनियम क्यूब का। तो कोई समस्या नहीं है, यहीं पे निपटाते हैं। नंबर 2 हैंडल कर रहे हैं। हमको पूछा है H कॉपर अपॉन H एल्युमिनियम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किसके रेशियो में जाएगा, ये रेशियो में जाएगा आर एल्युमिनियम आर कॉपर। देखिए टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही होता है ना, तो डेल्टा टी अपॉन आर एल्युमिनियम, डेल्टा टी अपॉन आर, गलत लिख गया, कॉपर ऊपर आएगा, कॉपर और एल्युमिनियम, डेल्टा टी कट गया, आर एल्युमिनियम ऊपर चला गया, अपॉन आर कॉपर, और आर हमने निकाल रखा है, आर एल्युमिनियम था 0.14, आर कॉपर था 0.08, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1.75 रेशियो है, कोई यूनिट नहीं है। ये आंसर आ गया। तो देखिए कहीं आपको तकलीफ नहीं होगी, पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए और सवाल लगाते वक्त थोड़ा विजुलाइज करिए फटाफट, और उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो धुआंधार प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर बिना समझे सवाल लगाते रहेंगे तो जिस तरीके से जो मुश्किल आपको पहले सवाल में मिल रही है, लगभग वही मुश्किल 100वें सवाल में मिलेगी। और ऐसा तो है नहीं कि किसी चैप्टर पे आप 10-10 हजार सवाल लगाएंगे, इतने तो लगा ना पाएंगे, सब पढ़ना रहता है। और 10-10 हजार भी लगा लेंगे तो भी कॉन्सेप्ट के बिना फिर भी दिक्कत बनी रहेगी। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पहले सवाल से 10 सवाल तक जाते जाते आसान रास्ता होगा, और 10 सवाल से 25-30 सवाल जाते जाते और आसान रास्ता होगा। 50 सवाल में तो चैप्टर के आप मरोड़ देंगे पूरा, कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तो, वरना आपको बहुत सवाल लगाने पड़ेंगे तब भी पकड़ नहीं पाएंगे। तो इट इज बेटर कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें फिर प्रैक्टिस करें। इसीलिए किताबें ऐसी बनती हैं, आपने जो किताबें क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट बताया जाता है और फिर हम लोग मतलब फिर आगे की चर्चा का, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, फिर आगे की एक इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं जिसमें कुछ मामला अलग रहेगा ये नोट कर पाए होंगे, ये बेटा आप सवाल ले पाए होंगे, उम्मीद करता हूं नोट करने में आपको आसानी या स्क्रीन पे आ रहा होगा सब। चलिए अगला एक सवाल इंटरेस्टिंग लेते हैं बेटा। ये देखिए यहां पर इस तरह का कॉम्बिनेशन है, 3 आइडेंटिकल रॉड्स, तीनों एक जैसी रॉडें हैं, हैव बीन जॉइंड एज ए जंक्शन टू मेक इट ए वाई शेप स्ट्रक्चर। ये वाई शेप स्ट्रक्चर है। इफ 2 फ्री एंड्स आर मेंटेन्ड एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 45 डिग्री पर इसमें मेंटेन्ड कर दिया गया है, एंड द एंड इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, देन व्हाट इज द जंक्शन टेम्परेचर ये टी पूछो। अब देखिए करंट किधर से किधर जाती है, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ज्यादा और कम ऐसे होगा, और दोनों का हीट करंट अलग होगी। मान लीजिए इसकी H1 हीट करंट है, H2 है, तो यहां पर H होगी, और H बराबर H1 प्लस H2 होगा। इतनी चीज तो हम फटाफट समझ गए।
तो हम इसको लिख देते हैं और फटाक से कर देते हैं, 1 मिनट के अंदर आंसर आ गया। छोटा सवाल है। तो रॉड एट स्टेडी स्टेट H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, और ये H कितने के बराबर होता है? KA डेल्टा T। यहां बात करूं तो टोटल H की बात कर रहा हूं, तो T से लेकर 0 की बात कर लेते हैं। ये T माइनस 0 अपॉन L। इसमें जो करंट जारी उसका जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसमें जाने वाली करंट। तो ज्यादा से कम टेम्परेचर घटाया और K अपॉन L लिख दिया। इसमें H1 में जाने वाली करंट, तो K लिखो, एरिया वही पकड़ा है हमने, सब रॉड एक जैसी है, ज्यादा से कम 45 माइनस T, और नीचे लेंथ भी सब एक ही जैसी थी। इसकी करंट देखो तो KA फिर 45 माइनस T और लेंथ L। अगर आप यहां पर करंट को H इज इक्वल टू इससे करने की कोशिश करेंगे तो आपको R निकालना पड़ेगा, L अपॉन K आएगा, तो यही है। अब यहां पर लिखो तो ये क्या लिखते हो? इसको लिखते हो L अपॉन K ऊपर चला गया। फॉर्मूला यही, कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है, तो देखिए कि यह वही चीज होती है, कहीं से भी करो कुछ गड़बड़ नहीं। अब यहां पर देखिए KL कॉमन है, कट जाएगा। ये देखिए KL काट लेते होंगे ना ऐसे आप, तो यहां वैल्यू T बची और यहां बचा आपका 45 माइनस T, और उसके बाद फिर 45 माइनस T। तो ये T बराबर ये 90 माइनस 2T। इधर आ जाओ तो 3T बराबर 90, तो T बराबर 30 डिग्री। और देखिए कितनी आराम से आपने आंसर निकाल लिया। सवाल देख के लगता है कि कोई रॉकेट साइंस लगानी है, और लेकिन ये कुछ आराम से हो गया। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो घबराएंगे नहीं, और जब भी सवाल आए या कोई मुश्किल टाइम आता है और आपको अपने ऊपर विश्वास रहता है, यहां विश्वास कैसे आएगा? अपने कॉन्सेप्ट की पकड़ से और अच्छी प्रैक्टिस से। तो आप कहेंगे मैं छोड़ूंगा नहीं या मैं छोड़ूंगी नहीं, हो जाएगा। फिर किसी भी मुश्किल समय में आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे ले जाता है, और आपका परिश्रम। तो आपका हार्डवर्क और आपका आत्मविश्वास आपको सक्सेसफुल करा देगा। इसको नोट कर लीजिए, आगे की चर्चा करते हैं। तो ये आप इसको उम्मीद है बेटा नोट कर पाए होंगे। अब आ गया है समय 3 क्वेश्चन चैलेंज का। तो ये 3 क्वेश्चन चैलेंज इसी आज जो पढ़ा है इसी टॉपिक पर बेस्ड है। कुछ और टॉपिक को समझने की आवश्यकता नहीं है इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए। तो पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, और इसके डिटेल्ड आंसर्स के लिए एक्सप्लेनेशन के साथ आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। और अगर ये सवाल निकल जाए तो बहुत सुंदर बात, अगर ये सवाल ना निकले तो रिफर कर लें दोबारा वीडियो के उस सेक्शन को कि कहां मैं भूल रही हूं, कहां मैं अटक रही हूं, या जो भी वजह हो, जिससे आप सवाल निकाल पाए। अधिकतर ये सवाल क्या रहता है, आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल हैं, तो आने चाहिए, आपको जरूरी है। क्वेश्चन नंबर चैलेंज नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, 2017 में आराम से कर लेंगे। करिए, 5 सेकंड का मौका दे रहा हूं, जिसे स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकें, या कई बच्चे जो भी चाहे आप कर सके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी ले सके। तो ये आपने पहला वाला नोट कर लिया। दूसरे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो ये सेकंड क्वेश्चन आप इसको आराम से नोट, मैं हटता हूं तो आप नोट कर पाओगे। तो ये आप यहां पर सेकंड वाला भी क्वेश्चन नोट कर पाए, 5 सेकंड हो गए होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा बेटा तीसरा क्वेश्चन, और इसको भी आसानी से आप नोट कर सकते, हटना होगा मुझे 5 सेकंड के लिए, जिससे आप इसको आराम से कर पाओ। जेके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, मैंने बाजू में लिख भी दिया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपकी समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो आप झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो अरविंद एकेडमी नीट चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ही। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पूरा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, फुल सिलेबस कवर होता है, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। आपको
इसके अलावा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सेल्फ सफिशिएंट लेक्चर हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसको पढ़कर ही। प्रैक्टिस के लिए जितने सवाल लगाएं वो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।